नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चमोली जनपद के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है चमोली जनपद। आपको पता है कि चमोली जनपद एक तो बहुत बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे यहाँ पे दर्रे हैं, बहुत सारे बुग्याल हैं, मंदिर बहुत सारे हैं, पर्यटक स्थल बहुत सारे हैं। तो इसलिए चमोली जनपद एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये अच्छे से आपको इसके नोट्स बनाने हैं। और आज का जो पार्ट 1 है, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले ये समझिए। तो हम इसके चमोली जनपद के इतिहास के बारे में जानेंगे, यहाँ के भूगोल के बारे में, प्रमुख कौन कौन से दर्रे हैं, बुग्याल कौन कौन से, नेशनल हाईवे और कौन कौन से पड़ोसी देश और जनपद हैं, और यहाँ पे प्रमुख पर्यटक स्थल। तो ये सारे टॉपिक हम आज एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। और पर्वत श्रेणियाँ, क्योंकि पर्वत श्रेणियाँ चमोली में सबसे ज़्यादा हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पार्ट 2 में हम प्रमुख मंदिरों और प्रमुख मेलों की बात करेंगे, और पार्ट 3 में हम नदी सिस्टम, कुंड, जलप्रपात और परियोजनाएं, ये सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे। तो 3 पार्ट में आपका चमोली जनपद भी कंप्लीट हो जाएगा। भले ही इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी है मैंने, लेकिन भले ही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, फिर भी हम 3 वीडियो में चमोली जनपद को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये है यहाँ पे चमोली जनपद का मैप। तो यहाँ पे आप ऐसे में तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, ऐप में हमारा जो ऐप है उसमें आपको ये मैप मिल जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और इंस्टाग्राम में भी आपको मैप मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये है चमोली जनपद। तो पहले इसके अड़ोस पड़ोस में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके पूर्व में है पिथौरागढ़, और कौन है दूसरा जो जनपद है वो है बागेश्वर। तो चमोली जनपद के पूर्व में 2 जनपद हैं, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। उसके बाद अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में इसके रुद्रप्रयाग है, और कौन सा है यहाँ पे उत्तरकाशी है, इधर ये हो गया, ठीक है। और उत्तर में हो गया चीन तिब्बत, ये उत्तर हो गया। और दक्षिण में कौन हो गया, अल्मोड़ा और पौड़ी। तो कुल मिला के अगर चमोली जनपद की बात करें तो कुल 6 जनपदों के साथ ये सीमा बनाता है। कौन कौन से जनपद हैं, उत्तरकाशी हो गया, ये हो गया उत्तरकाशी। उसके बाद रुद्रप्रयाग हो गया, तीसरा हो गया पौड़ी, चौथा हो गया अल्मोड़ा, पांचवा हो गया बागेश्वर, और छठा हो गया पिथौरागढ़। तो कुल मिला के 6 जनपदों के साथ चमोली जनपद सीमा बनाता है, आपको नोट करना है। और एक देश के साथ बनाता है, चीन तिब्बत के साथ भी चमोली जनपद सीमा बनाता है। चमोली के इतिहास के बारे में थोड़ा पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अन्य चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो आपने ऋग्वेद के अनुसार यहाँ पे ये माना जाता है कि जब जल प्रलय हुई थी, जल प्रलय आपको पता होगा, हिंदू धर्म में मानते हैं कि प्रत्येक उसके साथ क्या होता है, प्रत्येक जब युग परिवर्तन होता है तो जल प्रलय होती है। तो जब जल प्रलय हुई थी तो सप्त ऋषियों ने यहाँ पे प्राणा गांव है चमोली में, जिसको अब माणा गांव के नाम से जानते हैं। यह बद्रीनाथ से लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर है माणा गांव, जिसको क्या कहा जाता है, भारत का अंतिम गाँव कहा जाता है, सीमावर्ती। ठीक है, ये सीमावर्ती अंतिम गाँव है उत्तराखंड का और भारत का, क्योंकि यहाँ से सीधे फिर क्या आगे चाइना है। तो यहाँ से इधर मतलब कोई गांव नहीं है, उसके बाद सीधे क्या आता है, चाइना आता है। तो ये माणा गांव में ही क्या क्या था, सप्त ऋषियों ने अपने प्राण बचाए थे। उस टाइम इसको प्राणा गांव कहा जाता, अब इसको माणा गांव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सप्त ऋषियों ने अपने प्राण बचाए थे, और यहीं से पुनः सृष्टि की रचना की थी। तो यहाँ पे माणा गाँव से यानी प्राणा गाँव से हुई थी सृष्टि की रचना। तो एक तो ऐतिहासिक तथ्य ये है ऋग्वेद के अनुसार। दूसरा जो ऐतिहासिक तथ्य है वो है महाभारत युग से जुड़ा हुआ। महाभारत किसने लिखी थी, वेद व्यास ने लिखी थी। यानी लिखी तो गणेश ने थी, और वेद व्यास ने उनको बताया था, वो स्टोरी आपको पता है। लेकिन मतलब महाभारत लिखने का श्रेय किसको जाता है, वेद व्यास को जाता है। तो यहाँ पे माणा गांव के ही निकट क्या है, एक व्यास गुफा भी है, वेद व्यास गुफा। तो माना जाता है मान्यताओं के अनुसार कि महाभारत के जो वेद व्यास मुनि थे, उन्होंने इसी गुफा में, और उन्होंने और गणेश जी ने क्या किया था, महाभारत की रचना की थी। तो व्यास मुनि ने व्यास गुफा में बैठकर महाभारत की रचना की थी। तो व्यास गुफा कहाँ है, आपका माणा गांव के ही निकट में स्थित है। माणा गांव के ही निकट एक मुचकुंद गुफा भी है। तो एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है कि मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है। तो चमोली के माणा गांव के निकट है मुचकुंद गुफा। तो अगर जनपद का पूछ गया तो चमोली जनपद में है, और चमोली जनपद में कहाँ है, तो मुचकुंद गुफा कहाँ है, माणा गाँव में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे प्राचीन नाम, अगर हम चमोली की बात करें तो चमोली का प्राचीन नाम था यहाँ पे लाल सांगा। क्या था, लाल सांगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। लाल सांगा चमोली का प्राचीन नाम था। और चमोली का जो आपका यहाँ पे क्या है, जोशीमठ है। कहाँ पे जोशीमठ, ये है यहाँ पे जोशीमठ,
इसको कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी कहा जाता है। कत्यूरी राजवंशों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो वो था आपका जोशीमठ में कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी थी। और उसके बाद यहाँ पे चमोली जनपद में आपने चांदपुर गढ़ तो सुना होगा। चांदपुर गढ़ का गढ़पति कौन था, भानु प्रताप। तो भानु प्रताप के शासन, जब भानु प्रताप वहाँ का गढ़पति था तो वहाँ पे कनकपाल आया था जो पंवार वंश का संस्थापक है, और उसने भानु प्रताप की बेटी से विवाह किया और चांदपुर गढ़ में स्थापना की, यानी नींव रखी किसकी, परमार वंश की। तो चमोली का इतिहास जुड़ा है परमार वंश से, यानी जो परमार वंश जिसने गढ़वाल में इतने सालों तक, कई सालों तक शासन किया, उसकी नींव भी कहाँ से पड़ी, चमोली जनपद के चांदपुर गढ़ से पड़ी। तो ये कुछ प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य थे चमोली जनपद के बारे में जो आपको समझ में आ गए होंगे, और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे मैं करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक बार सुनने से ही याद हो जाए, और आपको एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो, जो चमोली जनपद है उसकी स्थापना कब हुई। तो चमोली जनपद की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को। ठीक है, नोट करना है आपको, 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद की स्थापना हुई। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय कहाँ था, चमोली में था, क्योंकि चमोली जनपद है तो चमोली जनपद में मुख्यालय होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी उसके बाद, और 1970 में, ये नोट करना आपको, 1970 में इसका मुख्यालय कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, गोपेश्वर में। तो अब चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ है, गोपेश्वर में है। चमोली जनपद के बारे में पूछा जाता है मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि देखो टिहरी का मुख्यालय टिहरी में ही था, उत्तरकाशी का मुख्यालय भी उत्तरकाशी में था, क्योंकि इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग का मुख्यालय भी रुद्रप्रयाग में ही था। लेकिन चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ है आपका, गोपेश्वर में है, इसलिए आपको नोट करना है। बाकी मैंने इसके पड़ोसी जो जनपद हो उनके बारे में बता दिया। कुल 6 जनपदों से सीमा बनाता है और चीन तिब्बत से भी सीमा बनाता है चमोली जनपद। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वैसे तो अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में है 8030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है चमोली जनपद का। तो उस हिसाब से उत्तराखंड का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जनपद कौन है, चमोली जनपद है। लेकिन आयोग यानी यूकेटलसी ने कुछ जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें उत्तरकाशी को माना है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद। तो आप देख लेना जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे आयोग अब उस क्वेश्चन को डिलीट कर देता है जिसमें उसको क्या होती है, मतलब जिसमें 2 ऑप्शन होने की संभावना होती है। तो आयोग के अनुसार उत्तरकाशी होता है वैसे, लेकिन अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो वैसे चमोली ही यहाँ पे क्या है, जनपद, चमोली जनपद है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है। तो देख लेना क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। अब नेशनल हाईवे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमने आपको इधर रुद्रप्रयाग के बारे में बताया था, और यहाँ पे इस हाईवे की हमने बात की थी, इसका नाम क्या था, NH7। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका तो ये नाम था, तो आप पुराने नाम बता रहे हो, और अगर कुछ बुकों में पुराने नाम दे रखे हैं तो मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल नए नाम बता रहा हूँ, क्योंकि नेशनल हाईवे के नाम चेंज हो चुके हैं। और आप कोई नया मैप ले सकते हो उत्तराखंड का, उसमें भी आप देख सकते हो नेशनल हाईवे नए ही दिए गए हैं, या अगर आप गूगल मैप पे भी सर्च करते हो तो वहाँ पे भी नेशनल हाईवे कौन से दिए गए हैं जो न्यू हैं, यानी जो नए, मतलब जिनका जो नए नाम रखे गए हैं नेशनल हाईवे के, तो गूगल मैप पे भी आपको वही मिलेंगे। तो इसका नाम था इसका नाम है NH7, और पुराना नाम क्या था इसका, NH58, NH58, जो कहाँ से आता है, दिल्ली से होके रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ और माना तक जाता है। इसका पुराना नाम था NH58। दोनों आपको नोट करना है, पुराना नाम भी आप नोट कर सकते हैं और नया नाम तो खैर आपको नोट करना ही करना है। लेकिन NH58 का नाम अब क्या रखा गया है, NH7 रखा गया है। तो यहाँ से आ रहा था वो रुद्रप्रयाग हो गया था, रुद्रप्रयाग पिछली वीडियो में हो गया था, फिर वहाँ से ये यहाँ पे आता है गोचर से होते हुए, और फिर जाता है ये कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से ये नंदप्रयाग जाता है, फिर वहाँ से चमोली से होते हुए और जोशीमठ पहुँचता है। NH7 की भी बात कर रहा हूँ जिसका पुराना नाम NH58 था, और जोशीमठ से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से अंतिम गांव जो कि माणा है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो माणा तक पहुँचता है ये NH7, और इसका पुराना नाम क्या था, NH58। तो अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और एक दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पे, तो ये कहाँ से शुरू होता है, कर्णप्रयाग से शुरू होता है, कर्णप्रयाग से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, यहाँ पे आदिबद्री,
यहाँ मैंने ये मैप में दिखाने रखा है, लेकिन जो कल की वीडियो आएगी उसमें मैं नया मैप लेके आऊँगा, क्योंकि इस मैप में फिर एक ही साथ बहुत सारी, इसमें मैंने नदियाँ भी कम ही दिखा रखी हैं, मतलब दिखा तो रखी हैं लेकिन उनके नाम नहीं दिखा रखे हैं, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती एक छोटे मैप में। और जो कल का मैप होगा वही आपको नोट करना है। आज का मैप आप थोड़ा समझने के लिए देख सकते हैं, बाकी जो कल या परसों आने वाली वीडियो है उन्हीं का मैप आपको अपने पास रखना है, ये मैप रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हो, ठीक है, कर्णप्रयाग से आदि बद्री होते हुए और फिर ये जाता है यहाँ पे गैरसैंण, यहाँ पे गैरसैंण चला गया और फिर ये नीचे आ जाता है अल्मोड़ा रानीखेत में। तो इसका नाम है आपका NH109 नेशनल हाईवे 109, जो कि कर्णप्रयाग से जाता है और अल्मोड़ा रानीखेत और फिर वो नीचे नैनीताल में। तो कुल मिला के चमोली में दो मुख्य नेशनल हाईवे हैं, NH7 और NH109। अब NH109 का पुराना नाम क्या है, तो वो था 87 नेशनल हाईवे 87, जिसका नाम अब क्या है, नेशनल हाईवे 109। तो मैं आपको पुराने नाम भी बता रहा हूँ और नए नाम भी बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब प्रमुख दर्रों की बात कर लेते हैं। तो मैप में तो आपको सिर्फ यहाँ पे दो ही दर्रे दिखेंगे, एक माणा दर्रा है, नीति दर्रा है। ये किसके बीच है, ये चमोली है, चीन तिब्बत है। तो चमोली चीन तिब्बत के बीच है माणा दर्रा, और चमोली और चीन तिब्बत के बीच है नीति दर्रा। लेकिन PDF के माध्यम से मैं आपको टोटल जो जितने भी दर्रे हैं चमोली जनपद में वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ये है यहाँ पे प्रमुख दर्रे। अब देखो मैप में दर्रों को समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दर्रे तो आपको याद ही करने वैसे भी, और इनको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ पे हो क्या है, क्योंकि जो विशेष मैप में समझने लायक होते हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर फिर आपको ध्यान रह जाते हैं, और नदी सिस्टम, और जो यहाँ पे क्या है ताल हैं, तो उनको तो मैप में आपको समझाता हूँ। और जो प्रमुख पर्यटक स्थल है वो भी समझने जरूरी होते हैं मैप में। तो दर्रे देखो यहाँ पे चमोली और तिब्बत या चीन के बीच दर्रे, आपको पता है मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, जो दो देशों को जोड़ते हैं या दो राज्यों को या दो जनपदों के बीच भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बालचा दर्रा ये चमोली तिब्बत के बीच है, माणा दर्रा जिसको डुंगरीला भी कहते हैं ये भी चमोली तिब्बत के बीच में है, किंगरी बिंगरी घाटरालिया, पाँचवां यहाँ पे कोई दर्रा, छठवां है मुंडियार दर्रा, सातवां है नीति दर्रा, आठवां है सलसला दर्रा, नौवां है तंजुन दर्रा, 10वां है लमलंग दर्रा और 11वां है चोर होती दर्रा। तो ये 11 दर्रे चमोली और तिब्बत यानी चीन के बीच में है। अब देखो एक बार और बता दूं आपको कि दर्रों पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने उत्तराखंड के सभी दर्रे कवर कर रखे हैं, चमोली और पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, जहाँ जहाँ दर्रे हैं। तो वो दर्रे अगर आप उस स्पेशल वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, और सबसे ऊपर हमारी वीडियो आ जाएगी। और वहाँ मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी उसमें काफ़ी ईजी कर रखे हैं दर्रों को याद करना, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। बाकी चमोली पिथौरागढ़ के बीच में जो दर्रे हैं वो है लातू धुर्रा, बाराहोती दर्रा, मार्चयोक और टोपी धुर्रा। चमोली उत्तरकाशी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, तो कालिंदी दर्रा है। इसको मैं आपको उत्तरकाशी वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। और चमोली बागेश्वर के बीच में कौन सा दर्रा है, तो वो है सुंदर ढूंगा दर्रा। तो दर्रे आपको छोड़ने नहीं है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कई बार। तो दर्रे तो आपने देख लिया। अब बुग्यालों की बात कर लेते हैं। तो बुग्याल क्या होते हैं, जब ऊंचे पहाड़ों में क्या होते हैं, जो घास के मैदान होते हैं, मखमली घास के मैदान, उनको कहते हैं बुग्याल। तो एक तो यहाँ पे है ओली बुग्याल एवं गुरसो बुग्याल, यहाँ पे इसकी लोकेशन है, और ये लगभग निकट है ओली बुग्याल भी और गुरसो बुग्याल भी। अब देखो जो ओली बुग्याल है यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी पड़ी रहती है, तो इसलिए ये स्कीइंग खेलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन से खेल, स्कीइंग, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, जो बर्फ़ में खेले जाते हैं। तो यहाँ पे ये इन खेलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और एक और चीज़ आप इसके बारे में नोट करो, 1987 में यहाँ पे क्या हुआ था, ओली में राष्ट्रीय स्तर पर स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत हुई थी, और प्रत्येक साल यहाँ पे स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। तो शुरुआत कब हुई थी इसकी, 1987 में ओली में मनाया गया स्कीइंग महोत्सव, और 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाकी यहाँ पे एक माणा गांव के ऊपर है घस्तोली बुग्याल, और इसी के आसपास यहाँ पे एक संतोपत बुग्याल भी है। यहाँ पे संतोपत ग्लेशियर तो आपने देखा होगा ऊपर, जहाँ से यहाँ पे अलकनंदा नदी निकल रही है। तो यहीं पे आपको नोट करना है, माणा गांव के ही ऊपर है संतोपत बुग्याल, और एक अन्य भी है रताकोण बुग्याल। तो ये 3 बुग्याल हैं जो कि माणा गांव के ऊपर स्थित हैं, और एक लक्ष्मी वन भी है, ये 4 बुग्याल माणा गांव के ऊपर हैं।
बाकी एक कुछ बुग्याल यहाँ पे भी हैं, जैसे यहाँ पे गोपेश्वर और यहाँ से एक मार्ग जाता है रुद्रनाथ के लिए। तो गोपेश्वर और रुद्रनाथ मार्ग में पड़ते हैं पुंग बुग्याल हो गया, उसके बाद आता है ल्यूटी बुग्याल और उसके बाद पनार बुग्याल। तो जो लोग यहाँ पे गोपेश्वर से होते हुए रुद्रनाथ गए होंगे तो उनको पता होगा कि यहाँ पे पुंग बुग्याल, ल्यूटी बुग्याल और पनार बुग्याल हैं। तो ये 3 बुग्याल आपको यहाँ पे नोट करना है, इनकी लोकेशन यहाँ पे है। कुछ अन्य बुग्याल हैं जिनकी लोकेशन तो मैंने यहाँ पे निर्धारित नहीं कर रखी है, लेकिन उनको मैं आपको PDF के माध्यम से बताता हूँ। तो ये है यहाँ पे कुछ प्रमुख बुग्याल, जैसे ओली बुग्याल हो गया, गुरसो बुग्याल हो गया, आपको बता चुका हूँ। वेदनी बुग्याल है जो कि रूपकुंड मार्ग पर है। अली बुग्याल, ये तो वेदनी बुग्याल के ही निकट स्थित है। संतोपत बुग्याल जो कि माणा गांव के ऊपर है, बता चुका हूँ आपको। घस्तोली बुग्याल, रताकोण बुग्याल, लक्ष्मीवन बुग्याल, ये चारों बुग्याल लगभग माणा गांव के निकट हैं, उनकी उसके ऊपर स्थित हैं। उसके बाद फूलों की घाटी, फूलों की घाटी के बारे में तो आपने सुना होगा। तो वहाँ पे मखमली घास का मैदान भी है, तो वहाँ पे फूलों की घाटी बुग्याल भी उसको कहा जाता है। तो इस पे तो खैर मैं आपको स्पेशल डिटेल्स बताऊंगा अभी वो नेक्स्ट पार्ट में, जब राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव विहारों की बात होगी तो उसमें फूलों की घाटी में स्पेशल, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। 10वां है नंदकानन। 11वां है पुंग बुग्याल, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ गोपेश्वर और रुद्रनाथ मार्ग पर स्थित है पुंग बुग्याल। 12वां है ल्यूटी बुग्याल, ये भी पुंग बुग्याल से थोड़ा ऊपर है। और 13वां है पनार बुग्याल, ये बुग्याल भी गोपेश्वर और रुद्रनाथ मार्ग पर ही स्थित है। ये ल्यूटी बुग्याल के भी ऊपर स्थित है पनार बुग्याल। तो ये तीनों बुग्याल आपको गोपेश्वर और रुद्रनाथ मार्ग पर मिल जाएंगे। 14वां है बगजी बुग्याल और 15वां है कैला बुग्याल। तो कैला बुग्याल जो कि बद्रीनाथ मंदिर है जहाँ पे, उसके चारों ओर फैला हुआ कौन सा बुग्याल है, तो वो है यहाँ पे कैला बुग्याल। तो प्रमुख बुग्याल ये मैंने सभी आपको बता दिए हैं। प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात करें तो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ लगभग बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं चमोली जनपद में है, लेकिन पर्वत श्रेणियों पे मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ। तो वहाँ पे सभी पर्वत श्रेणियों के बारे में यहाँ पे आपको बताऊँगा नहीं तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि वो चीज़ आपने पहले भी पढ़ी होगी, नहीं तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, जो भौगोलिक विभाजन बता रखा मैंने आपको उत्तराखंड का जियोग्राफी वाली सीरीज़ में, उसमें मैंने चमोली जनपद की सभी पर्वत श्रेणियों के बारे में और उनकी कितनी कितनी ऊंचाई हैं वो मैंने सभी उसमें डिस्कस कर रखी हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन टॉप 4 हैं पर्वत श्रेणियाँ हैं जो उत्तराखंड में चमोली जनपद में, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से सिर्फ ये 4 इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको कई बार कभी पूछ लेता है कि बताइए पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चारों हैं। तो देखो नंदा देवी पश्चिमी, नंदा देवी पर्वत श्रेणी एक तो है नंदा देवी पश्चिमी और एक है नंदा देवी पूर्वी। अब ये नंदा देवी पश्चिमी और पूर्वी क्या हुआ, इसका मतलब आप समझिए। क्योंकि जो चमोली जनपद है, चमोली जनपद किससे सीमा बनाता है, पिथौरागढ़ से सीमा बनाता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है यहाँ पे चमोली जनपद और ये पिथौरागढ़ जनपद है। तो यहीं पे फैली हुई है नंदा देवी पर्वत श्रेणी या नंदा देवी पर्वत शिखर। तो ये इसको आप ऐसे में लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैं तो वैसे दिखा नहीं सकता हूँ जैसे एक्चुअली में होगा, लेकिन आपको अनुमान लगाना है कि सपोजो ऐसा हो सकता है। तो ये इसका पूर्वी भाग हो गया और ये इसका पश्चिमी भाग हो गया, क्योंकि पिथौरागढ़ पूर्वी जनपद है जबकि चमोली क्या है, पिथौरागढ़ के पश्चिम में स्थित है। तो अब देखो जो पूर्वी भाग हो गया चमोली जनपद का वो कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, और पश्चिमी भाग कहाँ है आपका चमोली जनपद में है। लेकिन जो पश्चिमी भाग है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला कौन है उत्तराखंड में, वो है नंदा देवी। लेकिन कई बार ऑप्शन में क्या बता देता है वो, नंदा देवी पूर्वी और नंदा देवी पश्चिमी ऑप्शन में दे देता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ नंदा देवी पढ़ा है तो आप उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि जो नंदा देवी पश्चिमी है उसकी ऊंचाई अधिक है नंदा देवी पूर्वी से। ये आप ऐसा होगी वो लगभग ये है, ठीक है। ये पूर्व में हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। और कितनी ऊंचाई इसकी ज़्यादा है, तो इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 7,817 मीटर। जबकि जो पूर्वी है नंदा देवी पूर्वी, कुछ हिस्सा इसका चमोली में है और कुछ आपका पिथौरागढ़ में है। तो जो पूर्वी है उसकी ऊंचाई कम है। तो इसलिए अगर ऑप्शन में पूर्वी और पश्चिमी आता है तब आपको पश्चिमी करना है। 7,817 मीटर नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई है। जबकि जो पूर्वी है नंदा देवी पूर्वी, उसकी जो ऊंचाई है टोटल वो है
7,434 कितना है 7,434 मीटर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया हो, अब आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ नंदा देवी एक ही आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंदा देवी पर्वत श्रेणी जो कि चमोली में स्थित है, चमोली पिथौरागढ़ में स्थित है, उसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंदा देवी पश्चिमी, यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, यह ऊंची पर्वत श्रेणी है, 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद दूसरा आता है कामेट। कामेट भी आपका कहाँ है, चमोली जनपद में ही स्थित है, जो कि उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 7,756 मीटर इसकी ऊंचाई है। तीसरा हो गया नंदा देवी पूर्वी। अब इसका कुछ जो पूर्वी है इसका कुछ हिस्सा चमोली में आता है और कुछ हिस्सा फिर आ जाता है पिथौरागढ़ में। तो 7,434 मीटर इसकी ऊंचाई है। और उसके बाद आता है माणा, ये भी चमोली जनपद में है, तो इसकी कुल कितनी ऊंचाई है 7,272 मीटर। तो एक चीज़ आपको नोट करनी है, जो नंदा देवी पश्चिमी ये तो पूरी की पूरी चमोली जनपद में ही है, लेकिन नंदा देवी पूर्वी कहाँ है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ थी जो टॉप 4 यानी टॉप 4 जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं, और यही एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे प्रमुख पर्यटक स्थलों की बात करते हैं। तो सबसे पहले नीचे से अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पहले कर्णप्रयाग की बात कर लेते हैं। अभी हम आपको प्रशासनिक ढांचे के बारे में भी इसी वीडियो में बताऊंगा, ताकि जल्दी से जल्दी जिला सीरीज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो ये है यहाँ पे कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में देखो, कर्णप्रयाग पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है कर्णप्रयाग। कौन कौन सी नदी का संगम होता है यहाँ पे, पिंडर नदी का और अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी आ रही है और ये पिंडर नदी आ रही है, और इनका संगम कहाँ पे होता है, कर्णप्रयाग पे होता है। तो आप कह सकते हैं कर्णप्रयाग पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। और यहाँ पर हो गया अलकनंदा और पिंडर का संगम। अब देखो कर्णप्रयाग में क्या हुआ था, कर्णप्रयाग में इसको कर्ण की तपस्थली माना जाता है। कर्ण, महाभारत काल में आपने कर्ण के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कर्ण की तपस्थली थी, इसलिए यहाँ का नाम क्या पड़ा, कर्णप्रयाग पड़ा। और कर्णप्रयाग में ही स्थित है यहाँ पे एक उमा देवी मंदिर। यहाँ पे मैं आपको जब मंदिरों के बारे में बताऊंगा तो उसकी लोकेशन भी यहाँ पे दर्शा दूंगा। तो कर्णप्रयाग में क्या कौन सा मंदिर है, उमा देवी मंदिर स्थित है कर्णप्रयाग में। उसके बाद यहाँ पे कर्णप्रयाग से, और मैं बात कर रहा था किसकी, NH 109 की, नेशनल हाईवे 109 हो जाता है कर्णप्रयाग से आदिबद्री और गैरसैंण। तो अब हम बात करेंगे किसकी, गैरसैंण के बारे में, क्योंकि गैरसैंण काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो जो गैरसैंण है इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित कर दिया गया है अब तो उत्तराखंड की। और गैरसैंण यहाँ पे इसका इतिहास तो काफ़ी लंबा है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो गैरसैंण है ये गढ़वाल और कुमाऊं के बीच है लगभग, मतलब सेंटर में। अब जैसे देहरादून अगर राजधानी अगर उत्तराखंड की, तो देहरादून बिल्कुल कहाँ हो गया, पश्चिम में हो गया, और जो कुमाऊं वाले हैं उनके लिए देहरादून काफ़ी दूर पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे जब पहाड़ी राज्य बनाने की सोची गई थी, जिन्होंने सोचा था कि हमें एक पहाड़ी राज्य चाहिए, तो उन्होंने ये भी सोचा था कि पहाड़ी राज्य की राजधानी कहाँ चाहिए, गैरसैंण चाहिए। लेकिन वहाँ पे वो बन नहीं पाई उस टाइम जब राज्य निर्माण हुआ। जब हमारा राज्य बना था उत्तराखंड, तो देहरादून मतलब देहरादून को राजधानी बनाया गया, और देहरादून एक अस्थायी राजधानी वहाँ पे उस टाइम थी। लेकिन अभी भी क्या है, देहरादून में ही राजधानी है, और यहाँ पे गैरसैंण के लिए अभी भी संघर्ष चल रहा है। तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। और गैरसैंण राजधानी के बारे में सबसे पहले किसने विचार, मतलब किसके उसमें विचार आए थे या किसने सोचा था, तो वो सोचा था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने सर्वप्रथम गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी प्रस्तावित किया था, ये आपको नोट करना है। और एक और चीज़ नोट करनी है, जुलाई 1992 में क्या हुआ था, जुलाई 1992 में जो उत्तराखंड क्रांति दल है उसने एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित उन्होंने उस दस्तावेज में किया। तो 1992 में, जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने यहाँ पे क्या किया, गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया। और इसका नाम क्या रखा इन्होंने 1992 में, चंद्रनगर। चंद्रनगर क्यों रखा इसका नाम, क्योंकि सबसे पहले गैरसैंण के बारे में, राजधानी के बारे में किसने सोचा था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। तो उनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, गैरसैंण का नाम चंद्रनगर रखा गया 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा। उसके बाद करंट अफेयर्स की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है गैरसैंण में 2020 से संबंधित, कि 4
4 मार्च 2020 को उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 4 मार्च 2020 को क्या किया था, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। तो आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की जिससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया, तो 4 मार्च 2020 को। और उसके बाद 15 अगस्त 2020 को त्रिवेंद्र रावत उत्तराखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गैरसैंण में तिरंगा फहराया। तो तिरंगा मतलब गैरसैंण में तिरंगा फहराने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने, त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने 15 अगस्त 2020 को यहाँ पे तिरंगा फहराया। तो गैरसैंण के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, नोट करनी है। उसके बाद गैरसैंण से अगर आप आगे जाते हो तो यहाँ पे है ग्वालदम। ग्वालदम बिल्कुल किसकी सीमा पे बसा हुआ है, बागेश्वर और चमोली की सीमा में। यहाँ पे बागेश्वर हो गया और ये चमोली की सीमा है, तो बस यहाँ पे इसी के निकट बसा हुआ है ग्वालदम। काफ़ी सुंदर यहाँ पे पर्यटक स्थल है ग्वालदम भी, और ये यहाँ पे चाय और सेब की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ग्वालदम। और एक और चीज़ है यहाँ पे है एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल की क्या है, यहाँ पे एक प्रशिक्षण केंद्र है ग्वालदम में। तो चमोली में एसएसबी का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, ग्वालदम में है, ये आपको नोट करना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ग्वालदम में, 1970 में। तो परीक्षा की दृष्टि से ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ से ऊपर चलें अभी, तो यहाँ पे आता है आपका जोशीमठ। ये है आपका जोशीमठ, जिसको कत्यूरियों की क्या कहा जाता है, प्रारंभिक राजधानी कहा जाता है। अब यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य जी के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने यहाँ पे श्री मठ की स्थापना की थी। कौन से मठ की, श्री मठ की। लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य जी को जोशीमठ में क्या हुआ था, आत्मज्योति की प्राप्त हुई थी, इसलिए श्री मठ का नाम बदलकर क्या रखा गया, ज्योतिर्मठ रखा गया। और ज्योतिर्मठ से ही नाम पड़ा जोशीमठ। तो जोशीमठ का नाम जोशीमठ क्यों पड़ा, ज्योतिर्मठ के कारण, जिसकी स्थापना किसने की थी, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। और जोशीमठ में क्या है, एक पूर्णागिरि देवी मंदिर है और दूसरा है नरसिंह मंदिर। तो इन दो मंदिरों की स्थापना भी किसने की थी, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने की थी। नरसिंह मंदिर और पूर्णगिरि देवी मंदिर, जो कि जोशीमठ में स्थित है। और बद्रीनाथ धाम के जब कपाट बंद होते हैं तो बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन आवास कहाँ है, ये भी आपका जोशीमठ में है। शीतकालीन जो पूजा होती है बद्रीनाथ की, वो कहाँ होती है, जोशीमठ में होती है। तो ये आपको नोट ज़रूर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और अब बढ़ते हैं आगे, तो बढ़ते हैं सीधे माणा गांव में। तो ये है यहाँ पे माणा गांव। और माणा गांव के बारे में वैसे मैं आपको माणा गांव के इतिहास के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे। तो जो माणा गांव है, इसका पुराना नाम था मणिभद्रपुरी। क्या है इसका नाम, मणिभद्रपुरी, जो कि बद्रीनाथ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये है आपका इसको आप कह सकते हैं भारत का अंतिम सीमावर्ती गांव, क्योंकि इसके बाद कोई गांव नहीं है और यहाँ से सीधे चाइना का बॉर्डर ये शुरू होता है। और यहाँ पे कौन कौन सी नदियों का संगम होता है माणा गांव में, ये आ रही है अलकनंदा और ये आ रही है सरस्वती नदी। अभी नदी सिस्टम में आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा। और यहाँ पे क्या है, केशव प्रयाग। ये केशव प्रयाग है जो कि माणा गांव के निकट में स्थित है। तो माणा गांव के केशव प्रयाग में, यानी माणा गांव में स्थित है केशव प्रयाग, और यहीं पे संगम होता है अलकनंदा का और सरस्वती नदी का। और माणा गांव में एक और चीज़ भी है, भीम पुल। दो बड़ी बड़ी पत्थर शिलाओं से निर्मित है यहाँ पे एक भीम शिला, क्योंकि महाभारत काल में माना जाता है, ये मान्यताओं के अनुसार है कि जब पांडव यहाँ पे आए थे उत्तराखंड में, अपनी स्वर्ग की यात्रा वो कर रहे थे, स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो यहाँ पे सरस्वती जो ये नदी है, इन्होंने उनको रास्ता नहीं दिया था। तो भीम ने क्या किया था, 2 बड़े पत्थर उठाए थे और एक पुलिया का निर्माण किया था। तो इसलिए इस पुल को क्या कहा जाता है, भीम पुल के नाम से जाना जाता है, जो कि माणा गांव में ही स्थित है, सरस्वती नदी पर बना हुआ। और यहाँ पे मुचकुंद गुफा है, आपने देख लिया होगा। और यहाँ पे व्यास गुफा है, जहाँ पे महाभारत कथा की रचना हुई थी। तो ये माणा गांव तक, खैर ऋग्वेद के अनुसार क्या है, यहीं पे सप्तऋषियों ने पुनः सृष्टि की रचना की थी। तो ये सारे फैक्ट माणा गांव, क्योंकि काफ़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर देखें तो माणा गांव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे अपना उत्तराखंड तो है ही इतना प्यारा कि ऐतिहासिक यहाँ पे इतिहास से संबंधित हो या भूगोल से संबंधित हो, हर एक फैक्ट उत्तराखंड की में अगर हम देखें तो काफ़ी मज़ा आता है। मतलब कि अगर हम इतिहास पढ़ें उत्तराखंड का या भूगोल देखें उत्तराखंड की सुंदरता देखें, तो बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें हैं जिनको पढ़ने का और जानने का मन करता है। तो अधिक से अधिक यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में आपको जानना चाहिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है उत्तराखंड के बारे में
जानना। तो प्रमुख जो पर्यटक स्थल थे उनके बारे में मैंने आपको लगभग सभी बता दिया है, और अब हम आपको प्रशासनिक ढांचे के बारे में बता लेते हैं, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, इसी वीडियो में उसको मैं कवर कर देता हूँ। बाकी जो कल आने वाली वीडियो होगी उसमें आपको क्या बताया जाएगा, प्रमुख मंदिर और प्रमुख मेलों के बारे में बताया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा नदी सिस्टम कंप्लीट करके चमोली जनपद भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे टोटल 3। कौन कौन सी है? बद्रीनाथ है, यहाँ पे इस क्षेत्र को आप लगा सकते हो ऊपर के बद्रीनाथ, और उसके बाद है दूसरा जो क्षेत्र है वो है विधानसभा सीट है कर्णप्रयाग, और तीसरा है यहाँ पे थराली। तो थराली कहाँ है? ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्र यानी 3 विधानसभा सीट हैं चमोली जनपद में। अब देखो जो ये थराली है ये है SC के लिए आरक्षित सीट, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चमोली जनपद में SC आरक्षित सीट कौन है विधानसभा की? वो है थराली सीट। बाकी 2 सीट कौन है? एक कर्णप्रयाग है और एक है बद्रीनाथ। अब तहसीलों की बात करें तो टोटल यहाँ पे 12 तहसीलें हैं। कौन कौन सी है? कुछ कुछ मैंने मैप में दिखा रखी है। एक चमोली हो गया, और एक यहाँ पे जोशीमठ हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, चौथा यहाँ पे पोखरी हो गया, ये हो गया पोखरी, 5वां यहाँ पे गैरसेन हो गया, तो ये हो गया गैरसेन। कहाँ पे? गैरसेन। तो मैप में भी मैंने दिखा रखे हैं, मैप में आप देख सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको सीधे PDF के माध्यम से बताता हूँ। तो ये है यहाँ पे टोटल 12 तहसीलें हैं चमोली जनपद में। नंबर 1 है चमोली, दूसरी है जोशीमठ, तीसरी है पोखरी, चौथी है कर्णप्रयाग, 5वां गैरसेन है, 6ठी थराली है, 7वीं है देवाल, 8वां है नारायणगढ़, 9वां है आदिबद्री, 10वां है जिलासू, 11वां नंदप्रयाग है और 12वां है घाट। तो ये 12 तहसीलें हैं। और विकासखंड कितने हैं? तो विकासखंड है टोटल 9 विकासखंड, जिसमें एक है कर्णप्रयाग, दूसरा जोशीमठ है, तीसरा है गैरसेन, चौथा थराली, 5वां नारायणगढ़, 6ठा है पोखरी, 7वां देवाल, 8वां घाट और 9वां दसोली। तो ये 9 विकासखंड हैं चमोली जनपद में। जनसंख्या की बात करें तो टोटल जनसंख्या है चमोली जनपद की 3,91,605 2011 की जनगणना के अनुसार। जनघनत्व है 49। अब देखो यहाँ पे जनघनत्व के बारे में एक चीज़ आपको नोट करनी है। जनघनत्व का मतलब होता है, यानी जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या, यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो चमोली में रहते हैं 49, जबकि उत्तरकाशी में रहते हैं 41। तो जनघनत्व सबसे कम कहाँ है? वो है उत्तरकाशी में। और जनघनत्व में दूसरा सबसे कम, मतलब उसके बाद कौन है? उत्तरकाशी के बाद जो दूसरा है, अगर हम नीचे के दृष्टि से बात करें तो वो है चमोली, जहाँ 49 है। तो ये आपको देख सकते हो, सबसे कम उत्तरकाशी में, उसके बाद चमोली में है। लिंगानुपात कितना है? 1019 है। टोटल साक्षरता दर है यहाँ पे 82.65%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 93.40%, और महिला कितना है? 72.32%। और 10 की वृद्धि की बात करें, यानी प्रत्येक दशक में कितनी वृद्धि हुई जनसंख्या में? तो 5.74% हुई चमोली में। दोस्तों तो काफ़ी टॉपिक पे हमने आज चर्चा की चमोली जनपद के बारे में, जिसमें हमने चमोली के इतिहास के बारे में जाना, चमोली के भूगोल के बारे में, इसके सीमावर्ती जनपद हो गया, सीमावर्ती देश हो गया, और दर्रे हो गया, बुग्याल हो गया, और प्रशासनिक ढांचा हो गया, प्रमुख पर्यटक स्थल हो गया। ये सारे टॉपिक हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। बाकी कल और परसों वाली वीडियो में चमोली जनपद हम आपको कंप्लीट करा देंगे। और इस सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और यहाँ पे फिर उसके बाद MC को प्रैक्टिस सेट तो चमोली जनपद के आ जाएंगे जैसे ही चमोली जनपद कंप्लीट हो। तो वीडियो के बारे में अपनी राय अधिक से अधिक ज़रूर दिया करें। वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारी इस सीरीज़ से जुड़ सकें और इसका फ़ायदा ले सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।